नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल द ज्ञानेश्वर अकेडमी पर स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट चैप्टर। और पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे आपको एक्सरसाइज 4.6 का। उसमें आपका यह लास्ट एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन दिए थे, इसके बारे में हम लोग आगे और बता रहे हैं कि क्या हम लोग अभी इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नए व्यूअर हैं या जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखें। अगर कोई नए विद्यार्थी इसको देख रहे हैं या कोई नए व्यूअर हैं, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या हमको लाभ मिला या नहीं मिला। और इसको देखने के पश्चात अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी हम लोग इस चैप्टर में यह एक्सरसाइज जो बना रहे हैं, यह कॉन्सेप्ट हम लोग को मिला है। इस कॉन्सेप्ट में, इस एक्सरसाइज में हम लोग को काम क्या करना है, तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, यानी कि दो या दो से अधिक वेरिएबल जो लीनियर फॉर्म में दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है, उसका सॉल्यूशन हल हमको ज्ञात करना है। और इसके पहले हमको यह देखना है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं वह कॉन्सिस्टेंट हैं या नहीं है, यानी कि कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कि संगत है या असंगत है। तो आप पहले से भी जानते हैं, नीचे क्लास में भी पढ़े हुए हैं, आपको बताया गया है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, उसके एक हल होता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन की अनेक हल होता है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। यह आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो हमें काम मिल रहे हैं, यहाँ से जो हमको काम करना है, वह क्या काम करना है, यहाँ पे क्या काम मिल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो किसके लिए हम काम करेंगे, तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए, जो सिर्फ एक सॉल्यूशन देगा उसी वैल्यू को निकालेंगे। नीचे के एक्सरसाइज, नीचे के क्लासेज में हम लोग पढ़े, उसमें भी हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही हम लोग काम किए, और यहाँ पर भी यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही काम करेंगे। तो इसके लिए हम करते क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार करते हैं। उस मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बदलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म के गुणनफल के रूप में, गुना के रूप में बदलते हैं, और उसके माध्यम से, इनवर्स के माध्यम से हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें भी जब हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना होता है, यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम होता है कि वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है, उसे बने मैट्रिक्स का हम निकालते हैं डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि यह कॉन्सिस्टेंट होगा, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और तब हम मैट्रिक्स मेथड से जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, उसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। उस मैट्रिक्स मेथड से उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर आपका वह डिटरमिनेंट मतलब ए का जो मैट्रिक्स आप बनाया, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो वह सिंगुलर हो जाएगा। जब सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि यह व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा, तब हम क्या करते हैं, तब उसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते हैं, b से गुना करते हैं। उसके पश्चात गुणनफल के मान के आधार पर, यदि गुणनफल जो है वह 0 के, यानी कि 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता है, तब वह इनकॉन्सिस्टेंट होता है, यानी कि उसका कोई हल नहीं होता है। और यदि 0 के बराबर हो गया तो कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट दोनों हो सकता है। खैर, हमको जो 7 to 14 क्वेश्चन करना है, इसमें हमको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वह कॉन्सिस्टेंट ही मिलेगा, यानी कि हल होगा, और जो भी हल होगा वह यूनिक होगा। और यूनिक होगा तो उसको मैट्रिक्स मेथड से उसके वेरिएबल का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया। पिछले क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किए थे।
ठीक वही प्रोसेस हमने पिछले क्लास में बताया भी था कि 2x2 के मैट्रिक्स के बेस पे क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। 3 वेरिएबल का भी क्वेश्चन मिलेगा। खैर हमने बोला था कि इसके बेस पे आप आगे काम करेंगे, आप किए हैं या नहीं किए हैं तो नहीं पता, लेकिन अभी हम बनाने जा रहे हैं। अगर आप किए हैं तो इसको मिला लेंगे, नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, समझ लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे जरूर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमको कितने प्रकार के मैट्रिक्स मिलते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन मिलते हैं? एक मिलता है जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है, दूसरा मिलता है जो वेरिएबल्स होता है, और तीसरा मिलता है जो कांस्टेंट टर्म्स होता है। 3 प्रकार के मैट्रिक्स मिलते हैं जिसका नाम हम क्रमशः देते हैं ए, एक्स और बी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2 हो गया, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट -1, फिर x का कोएफिशिएंट 3, फिर y का कोएफिशिएंट 4। और देखिए x क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल x और y, और फिर b क्या हो गया, -2 और 3। ध्यान देंगे यहां पर अब हम काम करेंगे, या जो फॉर्मेट है वह ax प्लस b के फॉर्म में है, ax प्लस b के फॉर्म में है, इसके अकॉर्डिंग है, इसके अनुसार है। अब यहां से हम लोग काम करेंगे तो देखें कि हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले जो यहाँ पे वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उससे जो मैट्रिक्स बनाओ उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, द डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 2 -1 3, क्या आ जाएगा, 2 into 4 -3 into -1, यानी कि 8, और -3 होगा, -3 यानी कि 11, नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल नहीं आया तो यह सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। तो यहां पर लिखेंगे देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent, therefore we obtain यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि तब हमें यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे तो हमको क्या अप्लाई करना होगा, तो जो हम जानते हैं क्या, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, हमको यह अप्लाई करना होगा। इसके बेस पर हमको यह मिलेगा। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स के लिए काम करेंगे, और ए इनवर्स कैसे निकलेगा, तो एडजॉइंट से निकलेगा। तो अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए 2x2 के मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। इसमें करते क्या है, तो यहाँ पर इसका हम डाटा चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, और इसका चिन्ह बदल लेते हैं। यानी कि अगेन नाउ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इतना दिया हुआ है, जगह चेंज कर दीजिए, यहां पर 4 और यहां पर 2, इसका चिन्ह बदल दिया, -3 और यह +1 हो गया, यह हो गया एडजॉइंट ए। इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई A डिटरमिनेंट A का वैल्यू हो गया 11, और एडजॉइंट A का वैल्यू हो गया 4, 1 -3 2। अब यह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बाई 11, 1 बाई 11 से कर देंगे तो 1 बाई 11, या -3 से कर देंगे -3 बाई 11, और फिर 2 से कर देंगे तो 2 बाई, यहाँ पे ए इनवर्स का यह वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर यह ए इनवर्स निकाल लिया। अब क्या करेंगे, तो मैट्रिक्स मेथड का प्रयोग करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो क्या हो जाएगा बताइए, ए इनवर्स का वैल्यू 4 बाई 11, 1 बाई 11, -3 बाई 11, और 2 बाई 11, और b का वैल्यू -2, 3, यह हो गया। अब क्या करेंगे, x देखिए क्या है, x और y हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, रो से कॉलम में करते हैं,
तो 4/11 इंटू -2 तो रो से कॉलम में करेंगे तो 4/11 गुना -2 तो कितना हो जाएगा -8/11 प्लस 1/11 से -2 में करेंगे तो क्या होगा गुना हो जाएगा तो -2/11 यह हो गया रो से कॉलम में। फिर इस रो से कॉलम में होगा तो -3/11 गुना -2 माइनस प्लस 3 दूना 6/11 अब फिर 2/11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 तो प्लस 6/11। अब कितना आएगा देखिए यह हो गया x y और यह कितना हो जाएगा 11 एलसीएम हो गया तो -8 -2 -10/11 और यह हो जाएगा 11 एलसीएम हो गया 6 6 12 यह हो गया यानी कि x इज इक्वल टू -10/11 और y इज इक्वल टू 12/11। तो ऐसे इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी किए थे। सेम प्रोसेस है, प्रत्येक क्वेश्चन का एक ही प्रोसेस है, एक ही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है। पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना है, उसके बाद निर्धारित करना है और यह इस फॉर्मेट पे इसको रख करके काम कर लेना है। खैर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें भी हम वही काम करेंगे, सेम काम है आपका है, वही प्रोसेस है, वो इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। लेटर सपोज सब कुछ सेम हो गया, सेम कॉन्सेप्ट सेम प्रोसेस 4 -3 3 -5 उसके बाद x वेरिएबल से बनाएंगे एक मैट्रिक्स x और y और फिर एक b हो गया मैट्रिक्स 3 7 है ना यह हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। नाउ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 -3 3 -5 करेंगे तो 4 इंटू -5 -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा -20 माइनस प्लस 9 -11 नॉट इक्वल टू 0 या 0 के इक्वल नहीं आया तो क्या होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा 10 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज यूनिक सॉल्यूशन gives यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे हम। यूनिक सॉल्यूशन के लिए फिर उसी मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। नाउ एडजॉइंट a इज इक्वल टू तो पहले हम क्या करते हैं या क्रॉस डाटा चेंज कर देते हैं, यहाँ -5 यहाँ 4 और इसका साइन चेंज कर देंगे, यह हो जाएगा -3 और यह हो जाएगा +3। अब देखिए अब यहाँ पे एडजॉइंट निकल गया, अब हमको क्या निकालना है इनवर्स। तो 1/डिटरमिनेंट a और इंटू एडजॉइंट क्या होगा 1/डिटरमिनेंट a का वैल्यू हो गया -11, एडजॉइंट a जो हो गया वो हो गया कितना -5 3 -3 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 5/11 और फिर हो जाएगा -3/11 फिर माइनस प्लस 3/11 फिर माइनस प्लस माइनस 4/11। ठीक है अब देखिए तो नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक फ्रॉम लिख लीजिए नाउ फ्रॉम इतना। अब क्या हो जाएगा बोलिए x तो जानते ही हैं या xy हो गया, a इनवर्स निकाल चुके हैं 5/11 -3/11 3/11 और -4/11 और b निकाल दिए हुए हैं 3 7 क्या होगा x y। अब देखिए
रो से कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 5/11 से 3 में करेंगे तो 15/11, फिर माइनस प्लस माइनस 3 7 21/11, फिर 3/11 से 3 में करेंगे तो 9/11, माइनस प्लस माइनस 4 7 28/11, क्या होगा एक्स वाई। 11 तो एलसीएम हो गया, 15 माइनस 21, 11 एलसीएम हो गया, 9 माइनस 28, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। अभी 15 माइनस 21 हो जाएगा कितना माइनस x/11, अभी हो जाएगा माइनस 19/11। तो x इज इक्वल टू माइनस 6/11 और y इज इक्वल टू माइनस 19/11। यह हो गया x का वैल्यू और y का वैल्यू। यहाँ पे हम जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है उसके कॉन्सेप्ट से यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। अब देखेंगे अगला, देखिए इसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 था उसमें भी आपको 2/2 का दिया हुआ है। तो सेम जैसे हम 7 8 9 बनाए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे आप उसको बना सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। या इसमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है, प्रोसेस वही है, सब वही काम करना है। अब यहाँ पर जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है अंदर सिर्फ कितना है, वहां पर 2 वेरिएबल्स के लिए था, यह 3 वेरिएबल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स के लिए हम लोग काम करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा। सबसे पहला मैट्रिक्स हम बनाएंगे क्या, लेट अस सपोज, तो पहले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उससे मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या होगा 2 1 1, फिर क्या होगा 1 -2 -1, फिर क्या होगा, अब x वाला टर्म तो है नहीं तो 0, फिर 3 और फिर -5। यह हो गया x क्या होगा, तो x क्या होगा, तो वेरिएबल 3 वेरिएबल तो x y z, और b क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म से बना हुआ मैट्रिक्स यानी कि 1 3/2 9 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम काम करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे a का। 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग with respect to column 1 we have, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी कि प्लस चिन्ह है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा -2 -1 3 -5, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया -1, क्या होगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 1 3 -5, फिर क्या होगा 0, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 1 -2 -1, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 × -5 10 हो जाएगा, फिर -3 × -1 तो -3 होगा, यहाँ का माइनस प्लस हो गया, और 3 × 1 क्या हो गया 3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा -1 1 × -5 हो गया, फिर -3 × 1 3 हो गया, और 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 हो गया। 2 × 10 3 13 -1 × -5 -3 -8 हो गया, 13 दूना 26 माइनस माइनस प्लस 1 × 8 26 8 कितना हो गया 34, नॉट इक्वल टू 0। तब यह 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम लिख सकते हैं 10 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
gives यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यह चूंकि 0 के बराबर नहीं है इसलिए यूनिक सॉल्यूशन को देगा। अब यहाँ पे जब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो इसके आगे का काम करेंगे, यानी कि अब एडजॉइंट निकालेंगे, है ना। नाउ वी फाइंड A इनवर्स, देन एडजॉइंट A। तो अब यहाँ पे अब काम करेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए। तो क्या होगा, इसके पहले हम सबका निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालेंगे तो पहला एलिमेंट से शुरू करते हैं, इससे, यानी देन A11। तो A11 तो क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1 और M11, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका चिन्ह तो हो गया प्लस और M11 यानी कि यह बचेगा। अब यह बचेगा तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, यह है, और यहाँ पर इसका रिजल्ट कितना, 13 है। यहाँ पर प्लस और 13 आ गया। फिर A12 यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम में इसके लिए आ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 का पावर 1 + 2 और M12। ये तो चिन्ह माइनस हो गया, लेकिन अब M12 के लिए क्या होगा, यह छोड़ देंगे, यह छोड़ देंगे, यह बचेगा 1 -1 0 -5। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 1 से -5 में गुना करेंगे -5 और यह हो जाएगा -0। तो -5 में माइनस से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा +5। फिर देखिए A13, तो A13 होगा तो क्या होगा, -1 का पावर 1 + 3 M13। तो क्या होगा, बोलिए प्लस हो गया और M13 यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम, ये पहला रो हो गया और यह तीसरा कॉलम हो गया। तो क्या यही बचेगा, यानी क्या बचेगा देखिए 1 -2 0 और 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, 1 × 3 -0 कितना हो गया, 3 हो गया। यह हम लोग निकाले पहले रो का जो एलिमेंट था उसके लिए कोफैक्टर निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम, अब और कोफैक्टर्स निकालेंगे, यानी कि A21। तो क्या होगा, -1 का पावर 2 + 1 M21। अब देखिए यहाँ पर तो -1 का पावर 3 हो गया, तो -1 का पावर विषम में क्या होता है, माइनस, और M21 यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो क्या होगा 1 1 और 3 -5 1 1 3 -5 क्या होगा, -1 × -5 तो -5 और 3 × 1 तो -3। तो ये देखिए -5 -8 और माइनस से गुना कर देंगे तो +8। फिर क्या होगा A22, तो -1 का पावर 2 + 2 तो क्या हो जाएगा M22। तो -1 का पावर 4 या प्लस हो जाएगा और M22 क्या होगा, M22 यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 0 -5, ये हो गया 2 1 0 -5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, -10 घटाव 0 यानी कि -10 हो गया। और देखिए A23 -1 का पावर 2 + 3 तो M23 यानी कि -1 का पावर 5 हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और M23 यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यह छूट गया, यह छूट गया 2103 2103 क्या होगा, -2 3 6 घटाव 0 -6 हो गया। फिर क्या होगा, यह दूसरा रो तीसरा कॉलम हो गया। अब तीसरे रो में तीसरा रो और पहला कॉलम, तो क्या होगा, -1 का पावर 3 + 1 M31, तो -1 का पावर 4 यानी कि प्लस हो गया। अब M31 यानी कि तीसरा रो और पहला कॉलम को छोड़ देंगे, 1 1 -2 -1 1 1 -2 -1 क्या हो जाएगा, 1 × -1 तो -1 और फिर -2 × 1 हो जाएगा -2 +2 यानी कि 1 हो गया। फिर 32 यानी कि -1 का पावर 3 + 2
और m32, तो क्या होगा -1 का पावर यहाँ पे 5 होगा तो प्लस हो गया और m32 सॉरी माइनस हो जाएगा और m32 यानी कि तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो छोड़ देंगे दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2 1 1 -1 2 1 1 -1, तो क्या होगा माइनस 2 गुना -1 -2 और 1 गुना 1 -1, तो -3 की माइनस से गुना करेंगे तो 3 हो गया। फिर क्या हो जाएगा a33 यानी कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो -1 का पावर 3 + 3 m33, तो क्या होगा -1 का पावर 6 यानी कि प्लस हो गया और m33 यानी कि तीसरा रो छोड़ देंगे और तीसरा कॉलम पर 2 1 1 -2 2 1 1 -2 यानी कि 2 से -2 में गुना करेंगे तो -4 और घटाओ 1 यानी कितना हो गया -5, यह हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने जो डाटा निकाला इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं इसका एडजॉइंट निकला हुआ है, सॉरी यह कोफैक्टर निकला हुआ है, इसकी सहायता से हम निकालेंगे एडजॉइंट का मान और एडजॉइंट से हम निकालेंगे इनवर्स का मान। तो आइए देखते हैं अब इससे एडजॉइंट जो आएगा वह क्या आएगा, तो देखिए तो अब देखिए एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए का मतलब हो गया कि जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना हुआ है जैसे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इसका ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, यह रो वाला कॉलम में आ जाएगा कि a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, यह हो गया। अब यह हो गया एडजॉइंट। अब इसका हम डाटा इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए a11 का देखिए यहाँ पे आया है कितना 13, a21 का a12 का आया है कितना 5, फिर a13 का कितना आया है 3, फिर a21 का कितना आया है 8, फिर a22 का कितना आया है -10, a23 का कितना आया है -6, फिर a31 का कितना आया है 1, फिर a32 का कितना आया है 3, फिर a33 का कितना आया है -5, यह हो गया एडजॉइंट ए। अब हमको निकालना है इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ए और यहां पर हो जाएगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट। अब देखिए इसका रिजल्ट कैसे आएगा, यहां पर अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, अब डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ए का मान हम लोग निकाले थे वह आया था 34, तो डिटर्मिनेंट ए हो गया आपका 34 और एडजॉइंट ए हम लोग निकाले हुए हैं, इसका मान हो गया कितना 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, यह हो गया एडजॉइंट। अब 1/34 से सब में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13/34, 8/34 तो कट जाएगा कितना से 2 से कट जाएगा 2 चौका 8 4 और ये हो जाएगा 17, फिर 1/34, फिर 5 से होगा तो 5/34, फिर -10 से होगा तो 2 × 5 = 2 से कितना हो जाएगा -5/17, फिर 3/34, फिर उसके बाद 3/34, फिर कितना हो जाएगा -6/34 यानी कि 2 × 6 -3/17, फिर हो जाएगा -5/34, यह आ गया, यह हो गया ए इनवर्स का मान। अब हमको निकालना है वेरिएबल का, तो यहाँ पे लिखेंगे
मैट्रिक्स मेथड से यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखिए यहाँ पे x क्या हो गया, x y और z, यानी कि वेरिएबल से बना मैट्रिक्स। ए इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 13/34, 4/17, 1/34, 5/34, -5/17, 3/34, 3/34, -3/17, -5/34, यह हो गया। और b का हो गया 1, 3/2 और 9, यह हो गया b। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसे, इसमें कितना आएगा देखें, ये तो हो गया x y और रो से कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो से इस कॉलम में 13/34 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/34। फिर देखिए, फिर इसे इसमें 4/17 से 3/2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/17 गुना 3/2, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6/17, प्लस हो गया 6/17। और देखिए 1/34 से 9 में करेंगे तो 9/34। और देखिए फिर उसे इस कॉलम में करेंगे तो 5/34 से 1 में करेंगे तो 5/34। फिर -5/17 से 3/2 में करेंगे तो -5/17 गुना 3/2, कितना हो जाएगा, -15/34। और 3/34 से 9 में करेंगे तो 3/34 गुना 9, तो 9 त्रिका 27, 27/34। और देखिए अब इस रो से इस कॉलम में करेंगे 3/34 से 1 में करेंगे तो 3/34। फिर -3/17 से 3/2 में करिए तो -3/17 और गुना 3/2, कितना हो जाएगा, -9/34। और फिर -5 से 5/34 से गुना कर देंगे 9 में तो कितना हो जाएगा, -9/45/34, यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब करना क्या है, इसको हल करना है। सॉल्व करने के लिए काम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो x y z हो गया, यहाँ z देखिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 34, तो 34 यह हो गया 13 प्लस 2 हो जाएगा 2 छक 12 प्लस 34 और 9। और देखिए 34 हो गया 5 माइनस 15 प्लस 27। फिर देखिए 34 हो गया तो 3 माइनस 9 माइनस 45। अब देखिए x y z क्या आएगा, 13 12 25 9 34, 34/34। फिर यहाँ देखिए 27 और 5 32, और 32 में से 15 घटा दीजिए तो 32 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 17, तो 17/34। 12 में से 5 जाएगा 7 और 2 में से जाएगा 17। फिर यहाँ देखिए 45 और 9 54, और 54 में से 3 जाएगा यानी कि 3 माइनस 54, 54 में 3 जाएगा 51, तो -51/34। अब देखिए थोड़ा रिजल्ट, अब इसी को हम हल कर लेते, 34 में 34 से भाग देंगे 1, 17 में 34 1/2 और 17 के 51, 17 गुना 34 तो -3/2। अब देखिए यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अगर हम काम करें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, y का वैल्यू कितना हो गया 1/2 और z का वैल्यू कितना हो गया -3/2। तो यहाँ पर हम यह काम कर सकते हैं, x y z का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से जैसे हम लोग काम किए हैं
प्रोसेस वही है जो हम लोग 2/2 के लिए काम किए हैं, लेकिन आपको काम करने से पहले फिर से समझ लें करना क्या है। वेरिएबल के कोएफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कांस्टेंट टर्म का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। वेरिएबल के कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा सब कुछ उसी पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो वो नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हम एक्स वाई जेड यानी कि वेरिएबल्स का वैल्यू बता सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के पश्चात उसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट क्यों निकालते हैं, जिससे कि हमको इनवर्स मिल जाए, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो उससे हम ए इनवर्स प्राप्त कर लेते हैं। फिर ए इनवर्स को हम बी के साथ यानी कांस्टेंट से जो मैट्रिक्स बना होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसको हम एक्स यानी कि वेरिएबल्स के लिए जो मैट्रिक्स तैयार होता है उसके इक्वल करते हैं, और उसके बाद हमारा जो आता है वह सॉल्यूशन लास्ट आपका रिजल्ट होता है जो वेरिएबल के वैल्यू को देता है। तो जो यह अभी हम लोग 3/3 के लिए काम कर रहे हैं। इसके पहले जो हम लोग काम किए थे, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े हैं 7, 8 और 9, यह सभी 2/2 के लिए है। आपका जो 10 नंबर है वह भी 2/2 के लिए है, लेकिन वो हम छोड़े हैं कि आप लोग उस काम को करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू हमने 3 क्वेश्चन बनाया है। बेस वही है, उसमें तो जो 10 नंबर क्वेश्चन दिया है वो अभी केवल प्लस के साथ दिया है, माइनस का टर्म नहीं दिया है। और हमने यह 3/3 के लिए यह इसलिए क्वेश्चन बनाया है क्योंकि इसमें देखिए एक वेरिएबल गायब हो गया है, और यह जो रिजल्ट दिया है कांस्टेंट टर्म का, या भिन्न में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, तो कहीं आप लोग को हो सकता है कि परेशानी हो, इसलिए हम क्वेश्चन बनाए। एक और 3/3 का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जिससे अब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए हम देंगे। आप देखिए अगला 3/3 का। तो देखिए यहाँ पे सेम उसी प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर 12 हम बनाएंगे। यहाँ पर अब वही काम करेंगे। पहला तो काम हो गया, यहाँ पे मैट्रिक्स हम मान लेंगे कैसे जो मैट्रिक्स बना रहे हैं उसको लेटर सपोज है क्या होगा, जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाएंगे। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -1 1, और यहाँ पर वेरिएबल के कोएफिशिएंट से क्या बनेगा 2 1 -3। यहाँ पे वेरिएबल कॉन्सेप्ट से क्या मिलेगा 1 1 1, और एक मैट्रिक्स बनेगा जो वेरिएबल का होगा। वेरिएबल इसमें कौन कौन है, एक्स वाई जेड, और एक मैट्रिक्स जो बनेगा वह कांस्टेंट टर्म्स का बनेगा। तो कांस्टेंट टर्म्स इसमें कौन है 4 0 2, और अब यहाँ पर सबसे पहले हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बना हुआ है उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है तब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब हम मैट्रिक्स मेथड के द्वारा इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए हम निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अब यहाँ देखिए इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग with respect to column 1 we have, तो क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, अब इसके रिस्पेक्ट करेंगे तो यह प्लस हो गया तो 1, फिर इसको छोड़ दिए क्या बचेगा 1 -3 1 1, फिर यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा तो -2, फिर इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा -1 1 1 1, फिर प्लस माइनस यह क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको छोड़ देंगे क्या बचेगा -1 1 1 -3, यह आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यह आ जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 होगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ का माइनस प्लस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर देखिए -2 -1 इंटू 1 -1, फिर +1 से +1 मल्टीप्लाई करेंगे +1, और यहाँ का माइनस हो गया, फिर क्या होगा +1, और क्या होगा -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, -1 इंटू 1 हो गया, क्या होगा 1 इंटू 3 1 4, -2 इंटू -1 -1 -2 +1 इंटू 2
तो 1 इंटू 4 4 हो गया, -2 इंटू -2 प्लस 4 हो गया प्लस 2, तो 4 4 8 2 10, यह हो गया नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है या 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। thus सिस्टम ऑफ इक्वेशन gives यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, उस यूनिक सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। नाउ फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमको निकालना होगा एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं, तो बारी बारी से A11 के लिए देखिए यहाँ इसके लिए हमको काम करना है, तो पहले चिन्ह लिखेंगे -1 टू द पावर 1 प्लस 1, फिर अब इसको छोड़ दिए क्या बचेगा 1 -3 फिर 1 फिर 1। अब देखिए -1 का पावर 2 तो प्लस हो गया, 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस माइनस माइनस और यहाँ का माइनस प्लस, 1 में 3 से मल्टीप्लाई 3 1 3 कितना हो गया 4 हो गया। फिर देखिए 1 2 -1 टू दी पावर अब 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा 2 -3 और क्या बचेगा 1 1। तो -1 टू दी पावर 3 क्या होगा, -1 टू दी पावर 3 यानी कि माइनस हो जाएगा, और 2 1 जा 2, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस और यहाँ का माइनस प्लस, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 2 5 और यहाँ का माइनस यानी कि -5। अब देखिए 1 3, तो -1 टू दी पावर 1 प्लस 3 यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो छोड़ देंगे तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 1 1 1। तो देखिए -1 का पावर 4 प्लस हो जाएगा, 2 1 2 और 1 से 1 में करेंगे 1, 2 में से 1 जाएगा 1। और देखिए दूसरा रो पहला कॉलम यानी कि -1 का पावर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, दूसरा रो को छोड़ देंगे और पहला कॉलम को, दूसरा रो और पहला कॉलम छूट गया, क्या बचेगा -1 1 1 1। तो -1 टू दी पावर 3 यानी कि माइनस हो जाएगा, और -1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, अब 1 इंटू 1 -1 यहाँ पर फिर हो जाएगा, तो -1 -2, अब फिर -2 से माइनस गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो गया दूसरा रो का पहला एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर 2 2 यानी कि -1 टू दी पावर 2 प्लस 2। अब क्या करेंगे दूसरा रो छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 1 1 1 यानी कि 1 1 1 1। तो क्या होगा -1 का पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 फिर 1 इंटू 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ का एलिमेंट 0। फिर A 2 3 होगा, तो -1 टू दी पावर 2 प्लस 3 यानी कि दूसरा रो छोड़ देंगे तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 -1 फिर 1 1, -1 का पावर 5 तो माइनस हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस माइनस माइनस और यहाँ का माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, तो 1 1 2 और यहाँ का माइनस यानी कि -2। अब देखिए दूसरा रो का सब एलिमेंट हो गया, तीसरा रो में A31, तो A31 क्या होगा -1 का पावर 3 प्लस 1, तो तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरा रो छोड़ दीजिए पहला कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचेगा -1 1 और 1 -3 1 -3 क्या हो जाएगा -1 का पावर 4 तो प्लस आ जाएगा, और फिर -1 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 1 1, 3 में से 1 जाएगा 2 हो गया। फिर देखिए तीसरा रो का और दूसरा कॉलम यानी कि -1 का पावर 3 प्लस 2 हो गया, यानी कि तीसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिए, क्या बचेगा 1 1 2 -3 1 1 2 -3। ठीक है,
अब देखिए तो -1 का पावर 5 ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 और फिर -2 इंटू 1 2, यानी कि -3 -2 -5, अब फिर माइनस से करेंगे तो 5। अब a 3 3 यानी कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो -1 का पावर 3 प्लस 3 यानी कि तीसरा रो छोड़ देंगे और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे। 1 -1 2 1 1 -1 2 1, तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 6 प्लस हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 2 1 3, यह आ गया। अब देखिए यहाँ पे सारा का कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर निकल गया तो इसे क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट निकालेंगे। अब यहाँ पर एडजॉइंट के लिए देखिए, अब देखिए एडजॉइंट में क्या होता है, तो एडजॉइंट अगर हम मैट्रिक्स का निकालते हैं तो उसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर जो होता है उस कोफैक्टर का वह क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पर यह हम लिख रहे हैं उसका सबका कोफैक्टर और इसी कोफैक्टर का हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज। यह हो गया कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 यानी कि रो आ गया कॉलम में, A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, A11 का वैल्यू 4, फिर A12 का वैल्यू -5, फिर A13 का वैल्यू 1, A21 का वैल्यू 2, A22 का वैल्यू 0, A23 का वैल्यू -2, फिर A31 का वैल्यू 2, फिर A32 का वैल्यू 5, फिर A33 का वैल्यू 3, यह हो गया। अब जब एडजॉइंट निकल गया तब इसी से इनवर्स निकालेंगे और उस इनवर्स की सहायता से मैट्रिक्स में इसका प्रयोग करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनवर्स के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट A का वैल्यू हो गया 10 और एडजॉइंट A का वैल्यू कितना हो गया 422 और फिर -5 0 5 1 -2 3। अब देखिए यहाँ पर यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 फिर 1/5 और फिर 1/5। तो इसके बाद फिर यहां से होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 0 फिर 1/2। हम कर क्या रहे हैं, तो 1/10 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद 1 से करेंगे तो फिर 1/10, फिर -2 से करेंगे तो -2/10 1/5, फिर 3 से करेंगे तो 3/10। यह हो गया A इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर अब A इनवर्स निकल गया तो अब हम वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पर बाई मैट्रिक्स मेथड फ्रॉम x इज इक्वल टू A इनवर्स B। x क्या होता है, x y z यहाँ पर हम लिए हुए हैं, मैं जो वेरिएबल से मैट्रिक्स बनाया है उसके लिए। फिर A इनवर्स हम लोग निकाले हुए हैं कितना, तो 2/5 1/5 1/5, फिर -1/2 0 1/2, फिर 1/10 -1/5 3/10। यह हो गया। और B जो है वह कितना है 402, यह कांस्टेंट से प्राप्त मैट्रिक्स है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां देखिए यह हो गया x y z। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2/5 से 4 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/5, फिर 1/5 से 0 में करेंगे तो 0,
फिर 1/5 से 2 में करेंगे तो 2/5। फिर अब देखिए दूसरा रो के लिए -1/2 से 4 में करेंगे तो -2। फिर 0 से 0 में करेंगे तो 0। फिर 1/2 से 2 में करेंगे तो 1। फिर 1/10 से 4 में करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 बचे यानी कि 2/5। फिर -1/5 से करेंगे 0 में तो 0। फिर 3/10 से 2 में करेंगे तो 6/10। अभी क्या हो जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पर जैसे 1/10 में 4 से करें, यहाँ पर कैंसिल करके नहीं लिखिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। 1/10 से 4 करें तो 4/10 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया x y z, 5 एलसीएम हो जाएगा तो पूरा ऊपर वाला टर्म जुड़ जाएगा तो 10 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो -1 हो गया। नीचे एलसीएम 10 हो गया तो ऊपर वाला टर्म को जोड़ देंगे 6 4 10 हो गया। अभी क्या हो जाएगा, x y z, यहाँ पर 10/5 यानी कि 2, ये हो गया -1 और ये हो गया 1, यानी कि x क्या हो गया 2, y क्या हो गया -1 और z क्या हो गया 1। इस तरह से हम लोग तीनों वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिए। इसमें इसके बाद जो 13 और 14 है ठीक इसी प्रोसेस पे बनेगा, इसी तरह से यूज करके बनाएंगे। कैलकुलेशन का सिर्फ ध्यान रखना है, चिन्ह का ध्यान रखना है, आप इसमें कहीं गड़बड़ नहीं हो सकते हैं। अब रह गई बात कि 15 और 16 तो उसको हम समझा रहे हैं, उसको भी आप लोग कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व करके काम करना है। तो आइए इसको हम दिखाते हैं कैसे आप काम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में जो है यह आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड कीजिए ए इनवर्स। यह आप पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में ही कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया जाए तो उसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला तो आपका काम होता है कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं होगा तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और उस स्थिति में हम तब क्या करते हैं, उसका एडजॉइंट निकालते हैं, और 1 एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लिख कर निकाल लेते हैं, और जो आता है वही उसका इन्वर्स हो जाता है। तो इतना काम आप कर लेंगे फर्स्ट में। इसके बाद कह रहा है यूजिंग ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का यूज करके सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई जेड के वैल्यू को निकालना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहां तक आप जब ए इन्वर्स निकालेंगे इसके बाद क्या करेंगे, तो मैट्रिक्स मेथड का प्रयोग करेंगे। क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स तो आप यहां से निकाल चुके हैं, उसको यहां पर रख लीजिएगा, और यहां पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 -5 -3, और यह किसके बराबर हो जाएगा, यह जो 3 वेरिएबल x y z दिया है इसके बराबर हो जाएगा। इससे इसमें गुना करेंगे तो आपको 3/1 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की सहायता से जो x के सामने होगा वह x का वैल्यू, y के सामने जो y का वैल्यू, z के सामने वह z का वैल्यू, ऐसे आप काम कर सकते हैं। फिर से समझिए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट जब निकल जाएगा तो उसके पश्चात एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग दे देंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। जब ए इनवर्स मिलेगा तब तो आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड का सहारा लेंगे। उसमें क्या काम करेंगे, तो x बराबर ए इनवर्स इंटू बी लेंगे। ए इनवर्स का मान आप निकाल चुके हैं, b का मान कांस्टेंट से एक मैट्रिक्स बनेगा। ए इनवर्स से b में गुना कर देंगे। x के बराबर जब करेंगे तो उसके संगत करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वही x y z के वैल्यू होंगे। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में, यहाँ पे यह वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 तरह से 3 सामग्री है, ओनियन है, वेज है और राइस है, यानी कि प्याज है, गेहूं है और चावल है। इन तीनों का अलग अलग स्थितियों में कुछ केजी का मूल्य दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस में देखिए 4 केजी ओनियन, 3 केजी वेट और 2 केजी राइस का मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया। फिर दूसरे केस में भी दिया हुआ है यह मूल्य 90 रुपया और फिर दिया हुआ है 70 रुपया। तो कह रहा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, यानी कि प्रत्येक सामग्री का मूल्य क्या होगा पर केजी का, यह आपको निकालना है। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, तो हम मान लेंगे, यानी क्या, तो यहाँ पर मान लेंगे कॉस्ट ऑफ
पर केजी कॉस्ट ऑफ ओनियन। पहले ओनियन का मान लेंगे x, फिर इस तरह से पर केजी कॉस्ट ऑफ वेट, इसको y मान लेंगे, फिर इस तरह से पर केजी कॉस्ट ऑफ आपका एक और दिया हुआ है राइस, इसको z मान लेंगे। या आपने इसको मान लिया, यहां पर लिख लेंगे लेट या सपोज यह हो गया। अब इसकी सहायता से फ्रॉम क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रॉम क्वेश्चन। फर्स्ट केस में क्या है देखिए, 4 केजी ओनियन, यानी कि 1 केजी ओनियन का 100 रुपया, तो 4 केजी ओनियन का कितना हो जाएगा? 4x। 1 केजी वीट का y रुपया, तो 3 केजी वीट का कितना हो जाएगा? 3y। फिर उस तरह से 2 केजी राइस का कितना हो जाएगा? 2z। और इन सभी का मूल्य मिलाकर के कितना रुपया हो गया? 60 रुपया। यह फर्स्ट केस के लिए आ गया आपका एक इक्वेशन। इस तरह से सेकंड केस के लिए जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 2 केजी ओनियन यानी कि 2x, फिर 4y और फिर 6z, और इसका मूल्य कितना हो गया? 90 रुपया। फिर तीसरे केस में क्या है? 6x, फिर 2y और फिर 3z, और इसका मूल्य कितना हो गया? 70 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 3 इक्वेशन मिल गया। अब देखिए जो अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसी के फॉर्म में आ चुका है। फिर अब यहाँ से हम 3 प्रकार का मैट्रिक्स बनाएंगे, एक कोफिशिएंट से, एक वेरिएबल से और एक कांस्टेंट टर्म से। और इसको मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग हम जो x = a इनवर्स b है उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे तो हम x y z तीनों का यानी कि पर केजी आइटम का हम प्रत्येक आइटम के पर केजी का मूल्य हम कॉस्ट निकाल सकते हैं कि कितना आएगा। तो इस तरह से आपका यह 4.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात अब देखिए, अब हम लोग डिटरमिनेंट के लास्ट में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ना है, इसके बाद कुछ और बुक के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, केवल डिटरमिनेंट के ऑब्जेक्टिव करेंगे, कुछ एग्जामिनेशन व्यू से हम लोग पढ़ेंगे कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इसलिए इसको आप कंटिन्यू देखिए। इसमें हम सिर्फ अभी एनसीईआरटी, चूंकि सारे बेस सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी पर ही लागू होते हैं, एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट करना एकदम मस्ट कंपल्सरी है। अब यहाँ पर इसको करने के पश्चात हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, लेकिन पहला प्रायोरिटी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी करने के पश्चात ही हम आगे कुछ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 4.6 कंप्लीट हुआ। अभी डिटरमिनेंट का मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको हम लोग देखेंगे, 1-2 क्लास उसमें लगेगा। तत्पश्चात हम लोग नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करेंगे, और तब फिर हम लोग आगे के चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद। पुनः अगले क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ।